हेलो दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है वो फार्माकोलॉजी आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। नर्सिंग की फार्माकोलॉजी है और इस वीडियो में क्या होगा कि ये वीडियो मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चलूँगा। स्टेप बाय स्टेप ये होता है कि जैसे जैसे टॉपिक आते रहेंगे मैं उनको कवर करता चलूँगा। जैसे कि इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी, आज मैं इसको डिस्कस करूँगा यहाँ पे। मैं मतलब बातें करूँगा इसके बारे में। और दूसरा टॉपिक नेचर एंड सोर्स ऑफ द ड्रग बात करूँगा इसके बारे में। और इसका जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर डोसेज फॉर्म है, इसके बारे में आज हम कंप्लीट करेंगे। पूरा ये फार्माकोलॉजी का एक पार्ट हो जाएगा जो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। मतलब एक पार्ट का एक सब टॉपिक आज हम कंप्लीट कर लेंगे। जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा, आज इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे कि क्या होता है फार्माकोलॉजी, फार्माकोडायनेमिक, काइनेटिक, डेफिनेशन, मेन ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं, कैसे ये काम करता है फार्माकोकाइनेटिक के बारे में। और इसके अदर ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, और नेचर ऑफ द ड्रग और कहाँ कहाँ से इसका सोर्स है। तो आज इसके बारे में यहाँ पे हम बातें करेंगे कि ये कैसे होता है। इसको आप पेपर में भी यूज करना, एग्ज़ाम में भी इस जो आंसर मैं दे रहा हूँ इसको आप लिख सकते हो। हाई यील्डिंग टॉपिक है ये, मार्क्स बहुत अच्छे से देखा जाता है। अगर इसमें दो मतलब फोकस के साथ में अगर आपने चीज़ें पढ़ ली तो ये अच्छे खासे आपको मार्क्स दे के जाएगा। जैसे कि स्टार्टिंग से लेके चलूँ इसको, तो इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी, इसमें फार्माकोलॉजी की सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे। फार्माकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ Pharmacology is the branch of science concerned with the study of drug and their effect on living organism। तो फार्माकोलॉजी क्या है? ये क्या है? जो ड्रग होती है उसको स्टडी करते हैं हम लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। मतलब ड्रग क्या करेगी? अफेक्ट करेगी। किसको करेगी? लिविंग ऑर्गेनिज्म को करेगी। तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू ड्रग की स्टडी करने को फार्माकोलॉजी कहते हैं। जैसे कि ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द स्टडी ऑफ ड्रग, ड्रग की क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। और एंड देयर इफेक्ट, और उनका जो इफेक्ट होता है वो हम देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर। जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं? एनिमल्स, ह्यूमन, एनिमल हो सकते हैं, ह्यूमन्स होते हैं। और बस ये दो चीज़ पे हम इनके बारे में देखते हैं कि कोई दवा, कोई जो ड्रग है वो किस तरीके का असर कर रही है एनिमल और ह्यूमन बॉडी के ऊपर। क्या वो नेगेटिव इफेक्ट दे रही है, मतलब नुकसान कर रही है, या वो पॉजिटिव इफेक्ट दे रही है। ठीक है, तो ये हम दो चीज़ यहाँ पे हम देखते हैं किसमें? फार्माकोलॉजी में। फिर आता है इट इन्वेस्टिगेट द ओरिजिन, केमिकल कंपोजिशन, यूजेज एंड मैकेनिज्म। ओरिजिन मतलब सोर्स, कि वो जो ड्रग है वो कहाँ से आई है, मतलब वो कहाँ से ली गई है, ड्रग का सोर्स। और केमिकल कंपोजिशन, वो किस किस कंपाउंड से मिलके बनी है, उसका यूज क्या है। जैसे कि अगर आप लोगे तो एस्पिरिन की अगर हम बात करें, एस्पिरिन का तो सबने नाम सुना होगा। तो एस्पिरिन का जो ओरिजिन क्या है? सैलिसिलिक एसिड होता है। केमिकल कंपोजिशन क्या होता है? उसमें कितने कंपाउंड होते हैं? कंपाउंड मतलब उसमें मॉलिक्यूल क्या है, किस चीज़ का मिलके बना हुआ है। तो वो उसके यूजेस क्या हैं? यूजेस तो आपने पढ़े होंगे, एंटीपायरेटिक यानी कि फीवर को कम करने वाली दवाई, और क्या है? इन्फ्लामेशन वाली दवाई होती है। जैसे कि अगर मैं अभी आपको बताऊं तो ये पेन को भी कम करती है। पेन को क्या करती है? कम करती है। ये हो जाती है आपकी कौन सी ड्रग? एस्पिरिन, जिसका हमने एग्जाम्पल के थ्रू हमने ये चीज़ समझी है। ठीक है, उसके बाद में कंपोजिशन हो जाती है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में वो क्या करती है? मैकेनिज्म का मतलब होता है बॉडी के अंदर वो कैसे फीवर को कम करती है, और कैसे वो जो पेन होता है उससे रिलीफ दिलाती है, या आपकी फीवर को कम करती है।
सिर दर्द को कम करने वाली दवाई भी एस्पिरिन ही होती है। तो इसको देखेंगे अगर हम, तो इसमें देखो मैकेनिज्म क्या होता है कि वो किस तरीके से बॉडी में काम करती है। दिस इज फंडामेंटली डिवाइडेड इनटू टू मैनी आइडियाज। कौन सा? फार्माकोडायनामिक और फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोडायनामिक पढ़ोगे तो व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, यानी कि जो ड्रग है वो बॉडी के साथ में क्या कर रही है, कौन सी ड्रग बॉडी के साथ में। और दूसरी जगह फार्माकोकाइनेटिक बॉडी डज टू द ड्रग, यानी कि बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है। ठीक है, इसमें ये पढ़ते हैं फार्माकोडायनामिक मतलब ड्रग डज टू द बॉडी, ड्रग बॉडी के साथ में क्या कर रही है, क्या कोई साइड इफेक्ट आया है, कोई इफेक्ट आया है, उसको देखते हैं हम। फार्माकोकाइनेटिक बॉडी ड्रग के साथ में क्या कर रही है। जैसे कि फार्माकोडायनामिक के केस में अगर आप देखोगे तो इट स्टडी द बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल स्टडी ऑफ ड्रग। तो बायोकेमिकल मतलब क्या, उसकी केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन, और बायो मतलब बायोलॉजी, बायोलॉजी मतलब ह्यूमन बॉडी। तो इन दो चीज़ों को हम यहाँ पे देखते हैं। और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट कि उसका इफेक्ट क्या आया, क्या उसने फीवर को कम किया, क्या उसने इन्फ्लामेशन को कम किया, या फिर कोई और अदर इफेक्ट आया होगा, तो हम उसको यहाँ पे देखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ऑक्शन भी देखते हैं यहाँ पे कि कैसे ड्रग ने काम किया, उस चीज़ को भी देखते हैं। और ऑफेन इन्वॉल्विंग रिसेप्टर्स, देखो इस वाले चीज़ को समझो कि एक लिगेंड होता है और एक रिसेप्टर्स होता है। जब ये लिगेंड और रिसेप्टर दोनों आपस में कंबाइन करते हैं तो आता है इफेक्ट। ठीक है, लिगेंड क्या हो जाते हैं, आपकी ड्रग हो जाती है, और जब ये ड्रग जो जाके लगेगी रिसेप्टर के साथ में, रिसेप्टर के साथ में, तो ये आपको इफेक्ट देती है। तो ये होता है ड्रग एंड रिसेप्टर। अब ये देखो आप, अब फार्माकोकाइनेटिक में क्या होता है, फार्माकोकाइनेटिक व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है। इसमें क्या होता है एडीएमई, एडीएमई क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। ड्रग एब्जॉर्ब होती है बॉडी के थ्रू, डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, मेटाबॉलिज्म होता है लीवर के थ्रू, किडनी के थ्रू, और एक्सक्रीट आउट हो जाती है आपका किडनी के थ्रू। तो ये होती है फार्माकोकाइनेटिक। अब the ultimate goal of pharmacology is to develop and utilize chemical agent for the prevention। क्या करती है, प्रिवेंट करती है, डायग्नोस करती है और ट्रीटमेंट, ड्रग का ये काम होता है। और ये इफेक्टिव और सेफ ड्रग इंश्योर किया जाता है। जैसे अगर आप कोई दवाई दोगे किसी पेशेंट को, तो वो क्या करेगी, पेशेंट में प्रिवेंट करेगी, किसको प्रिवेंट करेगी, डिसीज को प्रिवेंट करेगी, डायग्नोस करने के काम में भी आती है। ड्रग को हम इसलिए भी देते हैं कि जिससे बीमारी का पता लग सके, और ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज में तो देते ही देते हैं। फिर आते हैं डेफिनेशन ऑफ फार्माकोलॉजी। डेफिनेशन हमने पढ़ ही ली कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग, स्टडी ऑफ ड्रग को आप क्या बोलोगे, फार्माकोलॉजी बोलोगे। पर्टिकुलर एक्शन ऑफ केमिकल ऑन लिविंग सिस्टम। ये जो ड्रग होती है वो होती तो केमिकल ही है ना, तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पे ये केमिकल वर्ड यूज किया है। इट कवर द थेरापेटिक यूज, थेरापेटिक यूज मतलब डिसीज को ट्रीट करना या उसको ठीक करना को बोल रहा है। टॉक्सिक इफेक्ट देखेंगे, साइड इफेक्ट जो होते हैं, या फिर पॉइजनिंग वाला जो इफेक्ट आता है उसको। एंड द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ केमिकल एजेंट, केमिकल एजेंट का मैकेनिज्म भी देखेंगे, किसका, ड्रग का, कैसे कि वो किस तरीके से वो काम कर रहा है। ठीक है, चाहे तो वो मैन मेड हो या चाहे तो वो इंसानों ने बनाई हो, चाहे वो नेचुरल प्रोडक्ट हो आपका। तो ये आपका फार्माकोलॉजी में हम पढ़ते हैं। मेन ब्रांचेज ऑफ फार्माकोलॉजी में क्या पढ़ते हैं हम, फार्माको डायनामिक पढ़ेंगे, मैंने बता दी कि व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, ड्रग बॉडी के साथ में क्या करती है। और आपके यहाँ पे इसको पढ़ लेते हैं डेफिनेशन में, इट स्टडी द मोलिकुलर, बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द ड्रग, किसके ऊपर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर हम देखेंगे। मॉलिकुलर लेवल पे देखेंगे, बायोकेमिकल मतलब बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री देखेंगे, फिजियोलॉजिकल कि वो किस तरीके का इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है ड्रग।
तो इस चीज़ को हम यहाँ पे देखेंगे। एक चीज़ और रह गई, मैकेनिज्म भी यहाँ पे हम उसका लेंगे कि वो किस तरीके से काम कर रही है बॉडी में। की फोकस में अगर आप देखोगे कि हाउ द ड्रग इंटरेक्ट विद द टारगेट, एक ड्रग है और एक टारगेट है। जैसे कि ड्रग मैंने बताई थी ये है और रिसेप्टर ये है, तो क्या आएगा, इफेक्ट आएगा। इसी चीज़ के बारे में बात हुई है। अब वो क्या हो सकता है, एक रिसेप्टर हो सकता है, एंजाइम हो सकता है, आयन चैनल हो सकते हैं, ठीक है, तो जो बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स आपको देंगे। दिस इंक्लूड ड्रग कंसेप्ट लाइक ड्रग पोटेंसी, एफिकेसी एंड रिसेप्टर बाइंडिंग। ये आपको ड्रग आगे आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा वहीं पे। रिसेप्टर बाइंडिंग, ये रिसेप्टर बाइंडिंग ये चल रहा है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में जैसे कि ए ड्रग एक्टिंग एज ए एगोनिस्ट। एगोनिस्ट का मतलब होता है, जैसे अगर एगोनिस्ट होता है और वो रिसेप्टर से बाइंड करता है तो आपका रिसेप्टर, और ये फिर रिसेप्टर क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है। रिसेप्टर क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, जिस वजह से क्या आता है, अफेक्ट, इफेक्ट आता है, जिस वजह से इफेक्ट आ जाता है। और एंटागोनिस्ट क्या होता है, एंटागोनिस्ट के केस में जो ये एगोनिस्ट होता है ये इसको ब्लॉक कर देता है, ये इसको ब्लॉक कर देता है। जैसे एंटा ब्लॉक कर देता है, किसको कर देता है ब्लॉक, एगोनिस्ट प्लस रिसेप्टर को, ये एगोनिस्ट का काम होता है। और अगर यहाँ पे एगोनिस्ट होता तो ये रिसेप्टर से बाइंड करके क्या कर देता, ये क्या करता, इफेक्ट देता। अब वो इफेक्ट कुछ भी हो सकता है, फीवर कम करना हो सकता है, या फिर वो इन्फ्लामेशन कम करना हो सकता है, या सिर दर्द कम करना हो सकता है, बहुत सारे और भी इफेक्ट इसके ड्रग के होते हैं। अब यहाँ पे देखोगे एगोनिस्ट है, एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट है यहाँ पे, और आपका एंटागोनिस्ट है। एगोनिस्ट देखो, ये एगोनिस्ट है, ठीक है। अब ये क्या है, ये रिसेप्टर है, ये क्या है, आपका रिसेप्टर है, ये आपका एगोनिस्ट है। एगोनिस्ट मतलब ड्रग मॉलिक्यूल। ये आपका इससे बाइंड करता है, बाइंड किया और फुल एक्टिवेशन आपका दिखा दिया, और ये क्या करेगा, इफेक्ट आएगा किसके ऊपर, बॉडी के ऊपर। एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट, ये क्या था, एगोनिस्ट था और ये एंटागोनिस्ट था, दोनों आपस में कंबाइन किए, मिल गए, उसके बाद में लेस एक्टिवेशन, इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। अगर एंटागोनिस्ट है तो ये तो इसको ब्लॉक कर देगा, क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, तो आपका नो एक्टिवेशन, मतलब कोई इफेक्ट नहीं, नो इफेक्ट, ये इसका होता है। फार्माकोकाइनेटिक देखा, बॉडी टच टू द ड्रग, ठीक है। हाँ, अब जैसे ये होता है एडीएमई, ये किसका काम होता है, एडीएमई। एडीएमई का मतलब होता है एडीएमई, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। तो ये इनके चार काम होते हैं, किसके, बाहर द बॉडी, बॉडी के ये काम होते हैं। कोई भी ड्रग जाती है, आप सीधे मुंह से लेते हैं उसको, और मुंह के यानी कि ओरल रूट से लेते हैं, और वो पहले वो ड्रग एडीएमई को फॉलो करती है, जैसे एब्जॉर्प्शन होगा, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर उसका मेटाबॉलिज्म होगा, और फिर वो बॉडी से बाहर निकल जाएगी। तो इसी तरीके से फार्माकोकाइनेटिक स्टडी होती है, जहाँ पे ड्रग का हम मेजरमेंट करते हैं, मतलब बॉडी के थ्रू, मतलब बॉडी ड्रग के साथ में क्या कर रही है, हम यहाँ पे उसको देखते हैं। एब्जॉर्प्शन देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। की फैक्टर एडीएमई का, एब्जॉर्प्शन देखो, एब्जॉर्प्शन में क्या है, द मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कहाँ से आपने, कहाँ से लिया, जहाँ से भी आपने लिया, ओरल लिया, स्वेल्ड किया, इंजेक्टेड लिया, इनटू द ब्लड स्ट्रीम, यानी कि ब्लड में हम इसका चेक करते हैं।
डिस्ट्रीब्यूशन के केस में देखो, द ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग बाय द ब्लड टू वेरियस टिश्यू। अब वो ब्लड में तो है ड्रग, बट अब उसका जो नंबर है वो बॉडी टिश्यू और ऑर्गन्स में वो वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होके जाएगी, तो इसको आप डिस्ट्रीब्यूशन बोलोगे। मेटाबॉलिज्म के केस में आप केमिकल मॉडिफिकेशन यहाँ पे पढ़ते हो कि उस ड्रग के ऊपर कौन से जो बॉन्ड है तोड़े गए, कौन से लगाए गए, उसके बारे में यहाँ पे बात करते हो। और ये जो होता है वो एंजाइम के थ्रू होता है, लीवर में होता है, जिससे क्या हो कि वो आराम से किडनी से एक्सक्रीट आउट हो सके, बाहर निकल सके। और एक्सक्रीशन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ ड्रग एंड इट मेटाबोलाइट। रिमूवल ऑफ ड्रग यानी कि बॉडी से ड्रग को वहाँ से निकाला जाएगा, यूजली वाया द किडनी, किडनी मतलब यूरिन के थ्रू, और लीवर फीसिस के थ्रू। तो ये आपको वहाँ से ये आपको पढ़ना पड़ेगा ADME के बारे में। ये 4 चीज़ें फॉलो करती हैं बॉडी ड्रग को बाहर निकालने के लिए। जैसे ये है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ये ऐसे है। इसके बाद में ये डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में ये मेटाबॉलिज्म होगा, और फिर ये एक्सक्रीशन, और फिर ये बॉडी के बाहर यूरिन के थ्रू निकल जाए या फिर लीवर के थ्रू निकल जाए। बहुत सारे तरीके होते हैं स्वेटिंग भी, जो स्वेटिंग होती है वो भी एक ऐसा ही इसका एग्जांपल होता है एक्सक्रीशन का, तो वो स्वेटिंग में भी निकल सकते हैं। अब इनकी ब्रांचेज कौन कौन सी होती है, तो पहला होता है क्लिनिकल ब्रांचेस, एप्लीकेशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल प्रिंसिपल एंड मेथड ह्यूमन टू स्टडी एंड इफेक्ट। ह्यूमंस के ऊपर स्टडी की जाती है, जहाँ पे देखा जाता है किसी ड्रग का इफेक्ट और उसके यूजेस को। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में ये चीज़ होती है कि अगर मान लो कहीं कोई हॉस्पिटल है और वहाँ पे 100 लोग हैं, और वहाँ पे एक ड्रग को हम देख रहे हैं कि उसका क्या असर होता है लोगों के ऊपर, तो इस तरीके से हम क्लिनिकल फार्माकोलॉजी की स्टडी करते हैं। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में ये तरीके की स्टडी करते हैं। टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी का मतलब होता है एडवर्स इफेक्ट ऑफ केमिकल ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी किसी इंसान ने अगर कोई पॉइजन ले लिया है तो उसके क्या क्या नुकसान होते हैं, और फिर उसका हमें ट्रीटमेंट भी करना पड़ता है, तो ये आता है टॉक्सिकोलॉजी डिपार्टमेंट में या टॉक्सिकोलॉजी स्टडी में। कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी का क्या होता है, इन्फेक्शियस डिसीज और कैंसर को ट्रीट करने के लिए आप कीमोथेरेपी का यूज करते हैं। जैसे किसी को कैंसर हो जाए तो हम उसे कीमोथेरेपी लगाते हैं जिससे वो ठीक हो जाए। फार्माकोजेनेटिक और फार्माकोजीनोमिक्स, ये आपका जेनेटिक वेरिएशन के बारे में होता है कि कौन सा जीन किस किस तरीके से ह्यूमन बॉडी में इफेक्ट करता है, क्या करता है, इफेक्ट करता है, और उसको हटाने से और लगाने से क्या क्या फर्क मिलेंगे, क्या क्या डिफरेंस आएंगे, तो ये इस बारे में बताता है फार्माकोजेनेटिक और फार्माकोजीनोमिक्स। फिर नेचर ऑफ ड्रग पढ़ते हैं। नेचर ऑफ ड्रग में जो होता है, ड्रग वैसे केमिकली और फंडामेंटली आपका केमिकल सब्सटेंस होती है जो केमिकल से मिलके बनी होती है। ठीक है, और इसके बाद में क्या होता है, आप उसको एडमिनिस्टर करते हो और उसके बाद में एडमिनिस्टर मतलब किसी पेशेंट को देते हैं और उसके बाद में बायोलॉजिकल इफेक्ट आता है, ये बायोलॉजिकल इफेक्ट आता है। जैसे केमिकल नेचर, केमिकल नेचर में क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है, जिसमें कार्बन बेस्ड होते हैं, वीक एसिड होते हैं और वीक बेसिस होते हैं। एस्पिरिन, और आपका जैसे वीक एसिड कौन सा हो गया, एस्पिरिन, और वीक बेस कौन सा हो गया, मॉर्फिन। मॉर्फिन तो जो होता है वो तो एक ओपोइड होता है जो थोड़ा सा नींद लाने के लिए ज़रूरी होता है। जैसे किसी को दर्द हो रहा हो तो उस केस में आप मॉर्फिन देते हो, ओपोइड देते हो, जिससे वो थोड़ी देर के लिए इंसान सो जाता है। और कुछ होते हैं इनऑर्गेनिक, जैसे लिथियम कार्बोनेट और फेरस सल्फेट, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो 2 कंपाउंड पढ़े हमने, ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ लिया और इनऑर्गेनिक पढ़ लिया। तो ये 2 चीज़ से ड्रग मिलके बनी हुई होती है। मॉलिक्यूलर साइज और वेट के हिसाब से जो ड्रग का मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 100 to 1000 होता है, 100 to 1000 डाल्टन। इतने वाली जो ड्रग होती है वो काम करेगी, बॉडी में अंदर जाएगी, इफेक्ट
देगी, यानी कि काम करेगी। चाहे तो वो काम फीवर को कम करना हो या इन्फ्लामेशन को कम करना हो या कुछ भी वो काम हो, तो इतने की उसको जरूरत पड़ेगी। देखो लिखा भी है, मॉलिक्यूल स्मॉलर देन 100D आर जनरली नॉन सेलेक्टिव। तो बॉडी इसको सेलेक्ट नहीं करती है, कोई उसका फर्क नहीं मिलेगा इस तरीके का मॉलिक्यूल का। और ना ही 1000 डाल्टन से ऊपर हो, क्योंकि फिर उसको सेल वर्ड डिफ्यूज नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा। उस केस में उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा, तो इसलिए 1000 से ऊपर नहीं होनी चाहिए और 100 से नीचे नहीं होनी चाहिए। शेप एंड स्पेसिफिसिटी क्या क्या होगा? शेप जो होती है वो बहुत क्रिटिकल होती है। शेप वैसी ही होनी चाहिए कि रिसेप्टर उसको पकड़ ले, उसके साथ बाइंड कर जाए, उसके साथ में बाइंड कर जाए। बाइंड करने के बाद में क्या होगा कि वो अपना इफेक्ट दे देगी। क्या होगी? शेप प्लस रिसेप्टर, ये क्रिटिकल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बाइंडिंग के लिए। अगर ये ठीक तरीके से बाइंड हो गया तो आपका इफेक्ट आपको तुरंत मिल जाता है। जैसे ही वो डिजॉल्व होती है और डिस्ट्रीब्यूट होती है तो उसका इफेक्ट आपको तुरंत के तुरंत ही मिल जाएगा। सबसे अच्छा यही पॉइंट है। फिजिकल स्टेट में आपको सॉलिड होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और आपको गैसेस फॉर्म में आपको फिजिकल स्टेट में देखने मिलती हैं। गैसेस में नाइट्रस ऑक्साइड जो एनास्थेटिक का काम करती है, यानी किसी को स्मेल का सूंघा दिया तो ये बेहोश हो जाएगा इंसान। सॉलिड्स में पैरासीटामोल टैबलेट होती हैं और लिक्विड में एथेनॉल गैस होती है। तो ये फिजिकल स्टेट के बारे में बताया है। सोर्स ऑफ ड्रग में प्लांट, प्लांट में वेजिटेबल से आती हैं, वेजिटेबल से जैसे एल्कलॉइड्स एंड ग्लाइकोलाइड्स आती हैं, ग्लाइकोसाइड्स आती हैं। एल्कोलॉइड्स और ग्लाइकोसाइड आती हैं। जैसे मॉर्फिन जो होता है एल्कोलॉइड का ही एग्जाम्पल होता है, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि मॉर्फिन एल्कोलॉइड का एग्जाम्पल होता है। और इस मॉर्फिन में एल्कोलॉइड जो मॉर्फिन होता है उसमें जो एल्कोलॉइड्स होते हैं, इसमें जो एल्कोलॉइड्स मिलते हैं वो आते हैं ओपियम, पॉपी या पेपरवुड सोमनिफेरम फैमिली से। मतलब ये एक सोर्स होता है, फैमिली नहीं होती, सोर्स होता है। ग्लाइकोसाइड का जो एग्जाम्पल होता है वो डिजिटॉलिस और डिजॉक्सिन होता है, जो हार्ट फेलियर में काम करता है। कहाँ से आता है? फॉक्सग्लोव लीव से आता है। तो इतना ज़्यादा याद नहीं करना, आपको देखना है कि प्लांट वेजिटेबल से कौन कौन से होते हैं। एल्कोलॉइड्स आते हैं, ग्लाइकोसाइड्स आते हैं, मॉर्फिन और डिजिटलिस उसका दोनों का नाम होता है। एनिमल के केस में आपको इंसुलिन और हिपेरिन आपको मिलेगा, ठीक है। ये कहाँ से आता है? काउ एंड पिग्स आर नाउ मोस्टली रिकम्बिनेंट, यानी कि पिग्स और काउ का जेनेटिकली इनको हम प्रोड्यूस करते हैं। हिपेरिन आपका इंटेस्टाइनल म्यूकोसा और पिग्स से आता है और एंटी कोगुलेंट होता है, ठीक है। हिपेरिन मतलब ब्लड को जमने नहीं देता, एंटी कोगुलेंट का काम करता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एंटीबायोटिक्स आती हैं, ठीक है। जैसे आपकी पेंसिलिन हो जाती है और स्ट्रेप्टोमाइसिन हो जाती है। पेंसिलिन तो आपका पेंसिलियम नोटेटम करके ओरिजिन से है। स्ट्रेप्टोमाइसिन बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से आती है। मिनरल्स के केस में, मिनरल्स तो अर्थ पे मिलते हैं, तो सिंपल इनऑर्गेनिक एलिमेंट होते हैं, साल्ट के फॉर्म में होते हैं, थेरेपेटिक इफेक्ट में आते हैं। जैसे फेरस सल्फेट, लिथियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका जो ये है कि फेरस सल्फेट का काम क्या है, तो आयरन होता है इसमें और ये एनीमिया के काम में आता है। लिथियम बाइपोलर डिसऑर्डर, यानी कि कभी खुशी कभी गम उसको हो जाए तो इसको हम लिथियम कार्बोनेट देते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में हम एंटासिड्स और लेजेक्टिव में यूज करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सिंथेटिक केमिस्ट्री में आप देखोगे कि सिंथेसाइज लेबोरेटरी में हम सिंथेसाइज करते हैं, मोस्ट कॉमन यही चीज़ होती है। कैसे? एस्पिरिन को हम करेंगे क्या? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इसको बोलते हैं, और पैरासीटामोल एसिटोमिनोफेन इसको बोलते हैं। बारबिटूरेट भी मतलब अलग दवाई है, तो एस्पिरिन अलग है, पैरासीटामोल अलग है और बारबिटूरेट। तो ये कहाँ बनाई जाती हैं? ये लैब में बनाई जाती हैं। लैब में इनका फॉर्मेशन और प्रोडक्शन होता है, इसमें हम कर सकते हैं।
सिक्स्थ वाला है सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक में एम्पिसिलिन का एग्जांपल लेते हैं, जो नेचुरल प्रोडक्ट को केमिकली मॉडिफाई कर देते हैं। तो उस केस में क्या बन जाता है, एम्पिसिलिन। ये क्या होता है, आपका केमिकल भी होता है और नेचुरल भी होता है, दोनों तरीके से हम इसको मॉडिफाई कर देते हैं, तो ये सेमी सिंथेटिक बन जाता है। फिर बायोटेक्नोलॉजिकल रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को हम यूज कर लेते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहले आता है ह्यूमन इंसुलिन, फिर आता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, जो हमारी किस में यूज होती है, कैंसर में प्लस ऑटोइम्यून डिसीज में। ऑटोइम्यून डिसीज यानी कि वैक्सीन। इसमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है बायोटेक्नोलॉजी, जैसे आपका ह्यूमन का जीनोम जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में डाल देते हैं, जैसे इकोलाई और ईस्ट में, और फिर उसके बाद में हम प्रोटीन और पेप्टाइड वहां से बनाते हैं। तो ये आपका हो जाता है डीएनए टेक्नोलॉजी का हम यूज करके। फिर आते हैं डोसेज फॉर्म एंड रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो फिजिकली प्रिपरेशन होती है, डोसेज फॉर्म जिसको हम बोलते हैं वो फिजिकली प्रिपरेशन होती है, और डोसेज फॉर्म जैसे कि हमारी टैबलेट हो गई, कैप्सूल हो गए और इंजेक्शन हो गए, ये बॉडी के अंदर इंजेक्ट करने पड़ते हैं। और जिस रास्ते से हम इसको इंजेक्ट करते हैं उसी को उन्होंने रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बोला है, कि फिजिकल प्रिपरेशन होती है, जैसे टैबलेट हो गई, कैप्सूल हो गए, सिरप हो गए, एलिक्जर्स हो गए, बहुत सारी ऐसी नंबर ऑफ ये डोसेज फॉर्म होती है जिसको आप बॉडी में इंसर्ट कराते हैं और एडमिनिस्ट्रेट कराते हैं। फिर उसको जिस रास्ते से हमने वो एडमिनिस्ट्रेट कराया तो उसी को आप रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। आप देखो सॉलिड में, सॉलिड क्या होता है, दीज आर द मोस्ट स्टेबल एंड कॉमन फॉर्म। मोस्ट स्टेबल कैसे है और कॉमन फॉर्म कैसे है, इजी टू मैन्युफैक्चरर है और स्टोर है, मतलब जल्दी से ये खराब नहीं होती हैं, और कॉमन फॉर्म में हर जगह ये मिलती हैं, जैसे टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया और पाउडर्स हो गए। तो ये तो हो गए सॉलिड में। सेमी सॉलिड में आपको एक्सटर्नल एप्लीकेशन यानी कि आप स्किन के ऊपर जो लगाते हैं, जैसे मॉइस्चर हो गया, ठीक है, जैसे ऑइंटमेंट हो गई, क्रीम हो गया, मॉइस्चर हो गया, तो ये आपको क्या करेंगे, लोकल इफेक्ट देते हैं। लोकल इफेक्ट देते हैं, आप बॉडी के ऊपर लगा लेते हो, उसके बाद में ये लोकल इफेक्ट देते हैं, जैसे ऑइंटमेंट, क्रीम और जेल। लिक्विड के केस में आपको बेटर सूटेड फॉर पेशेंट हु हैव ट्रबल swallowing सॉलिड। अगर कोई पेशेंट क्या है कि मतलब स्वेलो नहीं कर पा रहा है किसी भी मतलब ड्रग को, तो आप उसके लिए क्या बनाया है, सिरप, सस्पेंसर और इंजेक्शन उसको बनाया है, कि आप उसको लिक्विड फॉर्म में दे दो, या फिर इंजेक्टेबल जो होती है वो तो आपका होती है पैरेंटर। ठीक है, आप उसको मतलब सिरिंज के थ्रू आप उसको एंट्री दिला दो बॉडी के अंदर। तो ये हो गया आपका तीन, सॉलिड, सेमी सॉलिड और आपकी लिक्विड्स। फिर आते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले होता है ऑरल रूट, जो सबसे ज़्यादा कॉमन और इजी जो रूट होता है उसको आप ऑरल रूट बोलते हो। इन डेप्थ क्या होती है, द इजीएस्ट, सेफेस्ट एंड चीपेस्ट। सबसे ज़्यादा इजीएस्ट है, सेफेस्ट भी यही है और चीपेस्ट भी यही है, इसमें कोई ज़्यादा फालतू का खर्चा नहीं लगता है। द ड्रग इज swallowed, dissolved in the stomach and is absorbed in the blood from the small intestine। ये आपका एक लाइन उन्होंने दे दी है कि ये कैसे कैसे काम करता है। लिमिटेशन क्या है कि ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो होता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, द ड्रग मस्ट पास थ्रू द लीवर। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को फॉलो करता है, यानी कि जो ड्रग होती है वो क्या करेगी, लीवर के पास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के लिए इसमें जाती है। लीवर ब्रेक डाउन सम ऑफ द ड्रग बिफोर इट रीचेज द सर्कुलेशन, और इससे पहले ही लीवर उसको मतलब ब्रेक कर देता है। तो इस वजह से हाइयर डोज टू बी इफेक्टिव, तो इसलिए हाइयर डोज इंसान को चाहिए होती है। अगर आपने 500 mg किसी को दी
तो जो लीवर ब्रेक डाउन करेगा मेटाबॉलिज्म के थ्रू, सपोज उसने 100 mg मेटाबॉलिज्म कर दी तो 400 mg ही बस काम की हुई। तो इसलिए बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग उसको चाहिए होती है, ठीक है, बॉडी को इसमें चाहिए होती है इस रूट में, ओरल में। सबलिंगुअल और बक्कल रूट कौन सा होता है वो भी देखो। अंडर द टंग और चिक, यानी कि टंग के नीचे और चिक के साइड में, बिटवीन द चिक एंड गम और म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू आपका डिजॉल्व होती है। माउथ के म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू आपका ब्लड में जाएगी और उसके बाद ये अपना डिजॉल्व होगी। एडवांटेज क्या है, फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म को ये ब्रेक कर देती है, यानी कि लीवर को बाईपास कर देगी, उसके पास में नहीं जाएगी, और फास्टर इफेक्ट भी होता है। जैसे एंजाइना और चेस्ट पेन के दौरान हम इस सबलिंगुअल और बक्कल रूट को हम यूज करते हैं। रेक्टल रूट क्या होता है, रेक्टल रूट में आप अनकॉन्शियस हो जाते हो जब, या फिर आपको सीवियर वोमिटिंग है, आपको बहुत ज़्यादा उल्टी आ रही है, आप अनकॉन्शियस हो, बेहोश हो, तो अब आपको रेक्टल यूज के रेक्टल जो पाथ होता है उसके थ्रू आपको ये देते हैं। इसमें भी आपका फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म को यानी अवॉइड कर दिया जाता है या बाईपास कर दिया जाता है। पैरेंटल रूट जो होता है वो बैन के थ्रू होता है और फास्टेड होता है। पैरेंटल मतलब जो आईवी होता है, IM होता है, और सबक्यूटेनियस होता है। इंजेक्शन की बात हो रही है। फास्टेड इफेक्ट होता है 100% बायोबिलिटी, मतलब अगर आप 100 mg ड्रग डालोगे आईवी के केस में तो वो 100 mg ही बॉडी के अंदर पहुंचेगी, जो इमरजेंसी में यूज की जाती है। इंट्रा मस्कुलर के केस में मसल्स डिपोर्ट इंजेक्शन इसमें यूज हो जाते हैं और मसल्स में आप IM का इंजेक्शन लगाते हो। एब्जॉर्प्शन इसका स्लो होता है बट फास्टर देन ओरल, बट क्या है, ओरल रूट से अच्छी होती है। सबक्यूटेनियस जो होता है फैटी टिश्यू जस्ट बीनीथ द स्किन, स्किन के जस्ट नीचे की साइड में हम इसको फैटी टिश्यू में लगाते हैं और रिक्वायर्ड स्लो एंड कंटिन्यूस रिलीज। इसमें क्या होता है, स्लो एंड कंटिन्यूस रिलीज, यानी कि एक बार लगा दिया तो पूरे 24 घंटे तक इसकी जो असर होता है ड्रग का वो चलता रहता है। ये डायबिटीज के केस में होता है। अदर रूट में आप इनहेलेशन ले सकते हैं। इनहेलेशन मतलब एरोसोल और गैस को ब्रीथ करना, लंग्स के थ्रू आप ब्रीथ करोगे उसको, तो इसको इनहेलेशन यानी कि ब्रीथिंग बोला गया है। टॉपिकल आप ऊपर ऊपर एक्सटर्नल सरफेस के ऊपर क्रीम लगा सकते हो या फिर ऑइंटमेंट लगा सकते हो, लोशन लगा सकते हो स्किन, आईज और ईयर्स के ऊपर। ट्रांसडर्मल में स्किन को पेनिट्रेट करके उसके ऊपर लगा के उसको दवाई बॉडी के अंदर पहुंचाई जाती है। एडवांटेज क्या होता है कि लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आपको ये होती है निकोटीन पेचेस और पेन पेचेस इसमें यूज किए जाते हैं, यानी कि एक पेचेस जो होते हैं वो उसको लगा देते हैं, तो इससे ये काम बहुत देर तक उसका चलेगा, 2 दिन 1 दिन, इसके वो तो डिपेंडिंग अपॉन की डोज कितनी हमने उसको दी है। तो ये आज की वीडियो मेरा इतना ही है। आगे मैं जो नर्सिंग की वीडियो है उसको मतलब स्टेप बाय स्टेप ही लेके आऊँगा, मैं बिल्कुल भी स्किप नहीं करूँगा इसमें। Thank you so much.